Good morning, students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So, कैसे हो सब? आई होप आपका कल का संडे अच्छा रहा है और आज का मंडे है तो दोबारा से वापस आ जाते हैं. संडे को कोई क्लास नहीं रही थी हमारी, ठीक है, क्योंकि एक वीक आता है तो उस वीक पे थोड़ा सा एंजॉय कर लो. बट वीक पे एंजॉय कर लिया अच्छी बात है, बट संडे सैटरडे जो भी है करंट अफेयर किसी भी दिन के नहीं छूटेंगे, ठीक है. डेली अपडेट रखना मेरा काम है आपको, ठीक है. इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैं पढ़ के निकाल के लेके आया हूँ आपके लिए, वही 4 से 5 टॉपिक जो कि हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीके ही एग्जाम में नहीं पूछी जाती, बाकी सब्जेक्ट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है. सो बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस रखो आप अपना और जीके का फोकस रखो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है. सो टेंशन की कोई बात नहीं. और आज का इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो देखते हैं एक बार कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन और सोल्यूशन. अब थोड़ा सा चेंज किया है मैंने. लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको देता था, हाँ लास्ट में क्वेश्चन ऑब्वियसली मैं आपको दूंगा, ठीक है, रैंडम की कोई भी इसमें से ही क्वेश्चन दूंगा सोल्व करने के लिए. बट क्लास की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा. देखो एग्जाम में मेन कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपकी इस क्लास में हो रही है, ठीक है, बट मेन फोकस इस पे भी रखना चाहिए कि पावर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन से आपको मिलेगा कॉन्फिडेंस, ठीक है, कि जितने क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे वो आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाएगा. और कॉन्फिडेंस अगर आप में होगा तो ऑब्वियसली आपका कोई भी एग्जाम हो, सीएपीएफओ, एनडीओ, सीडीएसओ निकल जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है. सो इसलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से. पहले क्वेश्चन की मैं एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि आपको न्यूज कैसे पढ़नी है, ठीक है. अब न्यूज पढ़ने के बाद क्वेश्चन कैसे उसमें से फ्रेम हो सकता है वो मैं आपको बताऊंगा. सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बुकर प्राइज, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023 में किनको दिया गया था और अभी 2024 में नया अनाउंस कर दिया है. कौन ये अवार्ड प्रोवाइड करवाता है, अवार्ड में क्या मिलता है और किनको अवार्ड मिला है, सारा हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन इन एग्जाम्स में आना बहुत ही ज्यादा लाजमी सी बात है, ठीक है. अब थर्ड हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ल्ड का फर्स्ट एआई लो. पहला एआई लो आ चुका है, किसने निकाला है वो मैं आपको बताऊंगा. साथ ही के साथ में एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इस लॉ के बारे में जानना इंपॉर्टेंट है कि किसने ये लॉ निकाला है कि अब से एआई भी क्या होगा, रेगुलेट होगा प्रॉपर, क्योंकि ये लॉ आ चुका है. हमारे पास फोर्थ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेगेलिया फ्लोरी. अब ये नेगेलिया फ्लोरी क्या है, किस टाइप का ये अमीबा है और इस अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों बोला जाता है और इससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं. पहली बार ये कहां से स्टार्ट हुआ था, सब कुछ इन डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट हम करने वाले हैं. और जो लास्ट टॉपिक आज हम लेंगे वो देखेंगे स्ट्रेटोवोल्केनो. अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो क्या हो गया भाई, ये मार्केट में क्या नई चीज आ गई. कंपोजिट वोल्केनो हमें पता था क्या होता है, ठीक है, और बाकी टाइप के वोल्केनो हमें पता था क्या होता है. अब ये स्ट्रेटोवोल्केनो क्या हो गया, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, एनसीईआरटी मैंने भी पढ़ी है, उसमें ये टर्म है ही नहीं. तो भाई ये होता क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. आखिर ये जो स्ट्रेटोवोल्केनो है ये कौन से वोल्केनो का दूसरा नाम है, ठीक है. तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, और पहला टॉपिक आपके सामने है ये. अब न्यूज में ये न्यूज आएगी, इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन और सोल्यूशन कर रहे हैं, राइट. अब न्यूज में था कि इराक के पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्रिमिनलाइज कर दिया है सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को. अब ये बात अगर देखें तो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ऑब्वियसली, बट हमें कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं घुसना. न्यूज पढ़ेंगे ऊपर ऊपर से क्या है और अपने क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, ठीक है. अब इराक ने क्या किया है, इराक ने पहला सेम सेक्स रिलेशन जो है उसको कर दिया है क्रिमिनलाइज. अगर कोई पाया गया कि वो सेम सेक्स रिलेशनशिप में है, मतलब एक लड़का लड़के के साथ है या फिर लड़की लड़की के साथ है, उसको 15 इयर्स की प्रिजनमेंट है, 15 साल की जेल है भाई उसको. कहां पे, इराक के अंदर. दूसरा, कोई भी अगर होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट कर रहा है उसको 7 साल की जेल है. इसी के साथ साथ अगर कोई मेल है या फीमेल है और वो अपना ऑर्गन वो क्या करवा रहे हैं, कि होता है कि ऐसा कभी कभी कि वो अपना ऑर्गन ट्रांसप्लांट करा रहे हैं या फिर वो एक लड़की बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको भी क्या है, इंप्रिजनमेंट है. अब ये लॉ पास किया है इराक पार्लियामेंट ने. क्यों किया है, इसके पीछे की क्या स्टोरी है क्या नहीं है जानने की जरूरत नहीं है. एग्जाम में अगर इसमें से क्वेश्चन आया तो वो नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएगा, क्योंकि कंट्रोवर्सी में ना तो हमें घुसना है ना ही हमारे इंडिया को घुसना है, क्योंकि ये इराक का लॉ है, ठीक है. उनकी डेमोक्रेसी है, उनको जो करना है करने, तो वैसे तो डेमोक्रेसी वहां पे है ही नहीं, नाम मात्र की है, ठीक है. सो क्वेश्चन जो यहां से बन के आ सकता है वो बन के आएगा कि विच कंट्री पार्लियामेंट रिसेंटली पास्ड अ लॉ क्रिमिनलाइजिंग सेम सेक्स रिलेशनशिप. कौन सी कंट्री है जिसने सेम सेक्स रिलेशनशिप को क्या कर दिया है, क्रिमिनलाइज कर दिया है. ऑप्शन आपके सामने है, ईरान, इराक, वियतनाम, इजिप्ट. इजिप्ट का इन सबसे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. अब
बच्चे कहां पे कंफ्यूज होंगे, या तो इराक में या फिर ईरान में। आई आर ए तो सेम ही है, लास्ट का जो एन एन है ना, इसमें ही तो डिफिकल्टी है ना थोड़ा सा, बाकी तो सेम ही है। सो आपको कहां पे टिक मारना है, आपको टिक मारना है कहां पे, ऑप्शन नंबर बी के ऊपर, इराक के ऊपर, क्योंकि इराक ने ही क्या किया, क्रिमिनलाइज किया है। इसी के साथ पता लग गया कि न्यूज कैसे पढ़नी है, न्यूज कैसे पढ़नी है। अभी इस न्यूज पे हम चाहे तो पीएचडी भी कर ले, मैं आपको बता दूं कि यार इसके बाद ये चलता है एलजीबीटी क्यों पढ़ा दूं, ये पढ़ा दूं, पेपर में नहीं आना, क्यों पढ़ाना है या नहीं। आपका टाइम भी प्रीशियस है, मेरा टाइम भी प्रीशियस है, राइट, दोनों का टाइम प्रीशियस है ना, क्योंकि आपके पास जीएस भी तो आएगी। रैंड मोस्ट प्रोबेबली लगा लो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 10 से 11 क्वेश्चन फंस जाएंगे जीके के, और उस 10-11 में से गारंटी 7 क्वेश्चन की तो मैं लेके चल रहा हूं कि भाई कहां से आएगा, यहीं से आएगा। डेली के 5 टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है इंटरनेशनल बुक प्राइज। अब ये प्राइस किसको मिला है, ये जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इस प्राइस के स्टार्ट कब हुआ था। जो ये इंटरनेशनल बुक प्राइस है, पीपीटी आपको मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट लेना है साथ के साथ ले सकते हो, वैसे आपको पीपीटी आपको मिल जाएगी, राइट। ये जो इंटरनेशनल बुक प्राइस है 2005 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था, यूके ने इसको स्टार्ट करवाया था, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने इसको स्टार्ट करवाया था 2005 के अंदर, और यूके ने बोला था कि जो इस अवार्ड का विनर होगा उसको एनुअली क्या मिलेगा, एनुअली मतलब कि जो भी इस अवार्ड को जीतेगा उसको उस साल अवार्ड के साथ साथ क्या मिलेगा, यूरो मिलेंगे 50,000। 50,000 यूरो मिलेंगे उसको, जो क्या करेगा, इस अवार्ड को जीतेगा, ठीक है। यूके ने किया इंटरनेशनल बुक प्राइज, अवार्ड की अमाउंट कितनी है, 50,000 यूरो। इसी के साथ मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो हमारे इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है जिसका नाम क्या है, ठीक है, जो हमारा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उसके अंदर कितने पैसे दिए जाते हैं या फिर नहीं दिए जाते, ये क्वेश्चन मेरा आपसे है कि जो भारत रत्न है, मैंने अपने मैराथन सेशन में भी और सिंपल क्लासेस में भी बताया था आपको, क्या भारत रत्न के अंदर हमें मॉनेटरी बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है, क्या हमें पैसा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, ठीक है। आपको बताना है इसका आंसर, राइट। अब 50,000 यूरोज उनको मिलते हैं, यूके का है, 2005 में स्टार्ट हुआ था। और इंटरनेशनल बुक प्राइज, जो इसको प्राइज देने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सी है, बुकर प्राइज फाउंडेशन। एक फाउंडेशन बनाई थी, यहां से बुकर प्राइज से याद रखना, बुकर प्राइज फाउंडेशन है एक, जो इस बुक को क्या देती है, प्रेजेंट करवाती है इस बुक को, ठीक है। अब अगर ये सब कुछ आपको पता लग चुका है सारी स्टोरी, जान लेते हैं कि इस बार जैनी को, किनको मिला है, जैनी को, जैनी इरपिन बेक, जैनी इरपिन बेक को क्या मिला है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2024। बहुत इंपॉर्टेंट ये है अवार्ड, स्टार मार्क लगा लो। एग्जाम जैसे जैसे आपके पास आएंगे, क्यों एक दिन पहले पढ़ना है, अभी पढ़ा तो रहा हूं आपको, तो ये पॉइंट है, याद रख लो आप इसके बारे में। ये इनकी इमेज है, ये इनकी नोवेल है, नोवेल का नाम क्या है, कैरियोस, नोवेल का नाम है KAIROS, कैरियोस। देखो मुझे पीपीटी बनाते बनाते याद हो गया नाम। अगर आप इस पीपीटी को दोबारा से पढ़ोगे तो आपको भी ये नाम हो जाएगा कि जैनी जी ने क्या लिखी है, कैरियोस लिखी है। और आप इसका नाम केजी से भी याद रख सकते हो कि यार ये तो केजी क्लास का क्वेश्चन हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो केजी क्लास का बहुत आसान क्वेश्चन है। कैरियोस नोवेल का नाम है और जैनी क्या है, पर्सनैलिटी का नाम है, जिनको ये क्या मिला है, अवार्ड मिला है, ठीक है। अब ये जो कैरियोस बुक है ना, एग्जाम में इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। यहां से 2 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं कि जो कैरियोस बुक है वो उनके ऑथर कौन है, आपको पता लग गया जैनी है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज किनको मिला, जैनी को मिला, किसके लिए मिला, कैरियोस को मिला। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब ये जो नोवेल है, ये नोवेल बेस्ड है, एक क्या होती है, यंग लेडी होती है, उसको प्यार हो जाता है एक ओल्ड मैन से, ठीक है। यंग लेडी को ओल्ड मैन से प्यार हो जाता है, उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ये नोवेल। आप इससे भी इस नोवेल को याद रख सकते हो कि हाँ, यंग लेडी ओल्ड मैन, और ये किसने लिखी, जैनी ने बुक लिखी, कैरियोस लिखी, ठीक है। इसी के साथ साथ जो 2023 के विनर है, एक साल पहले का भी आपको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। जो 2023 की विनर है, उनकी जो नोवेल है उनका नाम था टाइम शेल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट नोवेल थी टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर की जो ऑथर है वो ये है, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है 2023 का। अब आप मुझे बताइए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए और गूगल करना इस क्लास के बाद, अभी मत करने लगना, इस क्लास के बाद गूगल करना और मुझे बताना कि 2023 में जो टाइम शेल्टर है उस बुक की ये इनका नाम क्या है, क्योंकि 2023 भी पूछा जा सकता है। क्या होता है ना, अगर सारा डाटा मैंने प्रोवाइड करवा दिया आपको तो फिर वो मजा नहीं आएगा। थोड़ा सा गूगल करो, नाम याद रखो, जब गूगल करोगे ना नाम याद आएगा आपको इसका, ठीक है, कि ये कौन थी। अब हम चले गए हमने तीसरे टॉपिक पे। तीसरा टॉपिक है AI लॉ, AI एक्ट बता लो। एक्ट बन गया क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास हो चुका है। किसकी पार्लियामेंट में पास हो चुका है, देखिए अब आपके सामने है, यूरोप AI लॉ।
बस इतना ही आपके एग्जाम के लिए जरूरी था। लो के अंदर क्या है, ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर आया तो ये आएगा कि वर्ल्ड का पहला एआई लो बनाने वाली जो कंट्री है, वो कंट्री नहीं है, वो है यूरोप, यूरोपियन यूनियन, जो कि 44 से 45 कंट्रीज का एक क्या है, एक ग्रुप है। उन्होंने ये लो पास किया है, मतलब कि ये लो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है सब पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, सो यूरोप का एआई लो है, ये फर्स्ट मेजर एआई लो है, रेगुलेटरी लो। इसके बारे में क्या है ना, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो सेक्टर है, उस सेक्टर में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है। 2023 में भी हुई थी, 2024 में भी हुई थी। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं इसका, गूगल अपना एआई निकाल रहा है। ठीक है, चैट जीपीटी हो गया है, तो ये सब क्या हो गया ना, अब ये सब के सब मैनकाइंड को थ्रेट ना पहुंचाए, ये सब के सब मैनकाइंड पे प्रेशराइज, मतलब मैनकाइंड को किसी भी तरह का हार्मफुल इफेक्ट ना पड़े, इसीलिए एआई लॉ रेगुलेट करने के लिए आया गया है। और अगर किसी ने इन रेगुलेशंस को वायलेट किया तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज उनको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और वो पेनल्टीज किस तरीके से होगी, ठीक है, उससे पहले देख लेंगे कि ये इंपोज करता है स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन एआई एप्लीकेशन, पर्टिकुलरली हाई रिस्क सिस्टम। होता है ना कि एआई हम हाई रिस्क सिस्टम यूज कर रहे हैं, सो भाई मैनकाइंड पे थ्रेट नहीं होना चाहिए एआई का। अगर थ्रेट होगा तो आपको फिर पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि एयू कमीशन ने, जो यूरोपियन यूनियन की कमीशन होती है, उन्होंने बोला है कि जो एआई एक्ट होगा ये अथॉरिटाइज होगा, इंपोज करेगा फाइन्स अराउंड 35 मिलियन यूरोज आप पे फाइन लगेगा। अगर डॉलर्स में देखें तो वो 38 मिलियन डॉलर्स होते हैं। यूरोज ज्यादा, यूरोज की अमाउंट ज्यादा होती है ना, लगा लो कि एक यूरो अगर आप इंडियन करेंसी में देखोगे तो 98 99 कुछ इसके पास रहता है, थोड़ा फ्लक्चुएट कर देता है, कभी कभी 102 पे भी चला जाता है। बट जो डॉलर है उसकी वैल्यू, यूएस डॉलर की वैल्यू 80 के आसपास रहती है। जो कैनेडियन डॉलर होता है या फिर जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता है उनकी वैल्यू कम होती है, लाइक जैसे कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 के रुपीज के आसपास रहता है। बट ये डिनोमिनेशन हमें जानने की जरूरत नहीं है, हमें क्या जानना है कि इतना फाइन इंपोज कर सकते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर अगर उनके एआई ने कहीं पे मैनकाइंड में कुछ थ्रेट पहुंचाया या फिर हाई रिस्क उन्होंने लिया है, या फिर अगर ये फाइन, या तो ये फाइन या फिर 7% ऑफ द कंपनी एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू, या फिर उस कंपनी का 7%, जितना भी ग्लोबल रेवेन्यू होगा उनका 7%, दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो फाइन इंपोज किया जाएगा उन पे। ठीक है, सो ये पहला एआई का लॉ आ गया कि इनकी तरफ से, यूरोप की तरफ से। इतना आप क्या करना, याद रखना। ठीक है, अब चलते हैं अपने फोर्थ टॉपिक के ऊपर कि ये जो है मैगिलेरिया फ्लोरी या फिर जिसको बोला है ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये है क्या। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे और आज के बाद आपको इससे, इस अमीबा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, क्योंकि ये अमीबा एक स्टोरी बना, एक स्टोरी सुनो पहले आप। ठीक है, आप उस स्टोरी से याद रखना। ठीक है, स्टोरी क्या है इसकी कि एक अमीबा होता है। ठीक है, अमीबा आप सबको पता है, ये अमीबा इतना छोटा है कि आप इसको माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, अब आप अपने आसपास देखते होंगे कि बहुत ज्यादा फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। ठीक है, फ्रेश वाटर लेक होती है जहां पे डेली पानी का जो फ्लो है ना वो नहीं है, मतलब वो पानी वहां पे रुका हुआ है बहुत टाइम से, पहला वो। या फिर स्विमिंग पूल्स जहां पे अच्छी मेंटेनेंस नहीं हो रही और पानी जो स्विमिंग पूल का है उसको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे चेंज नहीं किया जा रहा और पानी को साफ नहीं रखा जा रहा, दूसरा वो। या फिर पॉन्ड हो सकते हैं या फिर लेक हो सकती है जहां पे क्या हो रहा है कि डेली पानी चेंज नहीं हो रहा, ऐसी जगह पे ये अमीबा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब ऐसी जगह पे अगर आप स्विमिंग करने जाओगे, या तो आप स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने गए और वहां पे जो उनकी स्विमिंग पूल की मैनेजमेंट है वो उस पानी को साफ नहीं रख रही, या फिर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं लेक में चले गए और पानी एक जगह पे इकट्ठा है, आप बोलते भाई गर्मी बड़ी है, नहाने के लिए चले जाते हैं, अंदर बड़ा मजा आएगा। ठीक है, ठंडा ठंडा पानी है। ठीक है, अब अगर आप ऐसी जगह में जाते हो तो ये अमीबा आपकी नोज से, कहां से, नोज से एंटर करता है और आपके माइंड में चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि सिम्टम्स नहीं पता लगते। अब जब ये आपकी नोज से आपकी ब्रेन में जाएगा तो ये आपकी ब्रेन में जाके एक इंफेक्शन क्रिएट करेगा, उस इंफेक्शन का नाम होगा PAM, P से प्राइमरी, A से अमोइबिक, और जो M है वो मुझे याद तो नहीं हुआ कि M का मतलब क्या है, बट M मैंने यहां पे लिखा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो स्पेलिंग है थोड़ी सी वो है, पर एग्जाम में आपसे PAM की फुल फॉर्म नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, हाँ, अब M से मतलब क्या होता है, बट इसको मैंने याद रखने का एक छोटा सा वो ट्रिक बताइए कि ऐसे तोड़ तोड़ के आप किसी भी वर्ड को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, सो ये होता है मीनिंग। वैसे तो मीनिंग स्पेलिंग होती है MEANING, ठीक है, बट इसका क्या ही मीनिंग है, सो मीनिंग से ए हटा दिया, सो मीनिंग ओसिन फेल्टिस। सो ये टाइप का इंफेक्शन आपके ब्रेन में हो जाता है, और अगर ये इंफेक्शन आपकी ब्रेन में हो जाए
सो मोस्ट चांसेस ऐसे हैं कि 97% चांसेस ऐसे हैं कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है। मोस्ट चांसेस ऐसे हैं, ठीक है। मैं डरा नहीं रहा आपको, ये मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब प्रिकॉशंस के आप ले सकते हो, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बट अब जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है, जो भी मैंने आपको स्टोरी बताई है, उसको एक बार देख लेते हैं कि पीपीटी पे मैंने कैसे प्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि एक 5 साल की बच्ची है, ओल्ड गर्ल। अब आप बोलोगे कि 5 साल की बच्ची तो सर पानी के अंदर नहाने कैसे जाएगी, तो उसके कांटेक्ट में कैसे आएगी? तो मैं कह रहा हूं कि ये पानी से आप पे ट्रांसफर होगा, ऑब्वियसली वो क्या पता उसके कांटेक्ट में आ गई हो। जरूरी नहीं होता ना कि स्विमिंग करने ही जाना है, कोई भी पानी अगर सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा और वो वहीं पे है, तो वहां से क्या हो सकता है, ये अमीबा आप में क्या कर सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब एक 5 साल की बच्ची को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है रेयर ब्रेन इंफेक्शन की वजह से। उसको क्या हुआ था, पीएमई हुआ था। किस वजह से हुआ था? ब्रेन ईटिंग अमीबा। अब इसको ब्रेन ईटिंग अमीबा क्यों बोला जाता है? अब देखो, ये कुछ ऐसा दिखने वाला होता है, कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो ऐसा कुछ इस तरीके का दिखने वाला होता है। ये आपके सामने आप देख पा रहे हो इसको। ये आपकी ब्रेन में जाता है और हल्के हल्के आपकी ब्रेन को क्या करता है, आपके ब्रेन के जो सेल्स होते हैं उसको मारना शुरू कर देता है, आपकी ब्रेन को खाना स्टार्ट कर देता है। खाना मतलब कि ऐसे नहीं कि स्पून लेके खा रहा है, ठीक है, बट आपकी ब्रेन को क्या होता है, आराम आराम से मारना स्टार्ट कर देता है। आपका ब्रेन फंक्शनिंग करना कम कर देती है, और आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है ब्रेन, अगर यही फंक्शनिंग करना कम कर देगा तो ऑब्वियसली सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। सो इसी चीज को यहां पे देखिए। और जो ये नाइजीरिया है ना, ये जो नाइजीरिया है, ये अमीबा की एक स्पीशीज है, और ये इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। अब उन सारे अमीबा के टाइप में से एक जो फ्लोरिया टाइप का अमीबा है, वो ये काउज करता है इन्फेक्शन, बाकी नहीं करते, ठीक है। सो इट इज ओनली वन स्पीशीज है नाइजीरिया की, फ्लोरी वाली, जो ये इन्फेक्ट करती है। पहली बार ये वायरस ऑस्ट्रेलिया में देखा गया था। कब देखा गया था? 1965 के अंदर, 1965 के अंदर देखा गया था। ऑब्वियसली मैंने बता दिया, इसको आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हो। अब ये कहां पे फाइंड होता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये कोल्ड वाटर में फाइंड नहीं होता, ये कोल्ड वाटर में फाइंड नहीं होता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी गर्मी पड़ जाती है, उसको ओशियाना भी बोला जाता है, ठीक है। सो ये कहां पे प्रेजेंट होता है? जहां पे थोड़ा सा वार्म फ्रेश वाटर हो, थोड़ा सा वार्म फ्रेश वाटर हो। जैसे जैसे ओशियन या फिर किसी पॉन्ड का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ना, सो इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि अगर वार्म फ्रेश वाटर है, मतलब कि ये समर वाला, ये बीमारी जो है ये समर में होने वाली है, ये विंटर वाली नहीं है, ये समर में होने वाली है। क्योंकि समर के टाइम में क्या होता है कि जो पानी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो वाटर का टेम्परेचर है वो गर्म होने में जितना टाइम लगाता है, ठंडे होने में उससे ज्यादा टाइम लगाता है, ठीक है। ये एक ज्योग्राफी का फैक्ट है। अब ये वार्म फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होता है, सच एज लेक हो गया, ठीक है, लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, या फिर पुअरली मेंटेन स्विमिंग पूल्स में भी ये प्रेजेंट हो सकता है। अब ये अमीबा एंटर करता है आपकी नोज में, मैंने आपको बता दिया, जो भी मैंने स्टोरी बताई है ना आपको, वो इसमें लिखी हुई है। उसके बाद ये ब्रेन में जाता है, और ब्रेन में जाके क्या करता है, आपको इन्फेक्शन काउज करता है, पीएम उस इन्फेक्शन का क्या होता है, नाम होता है, राइट। अब जो ये नाइजीरिया फ्लोरी वायरस होता है ना, ये एक ऑब्वियस ही बात है, अगर किसी पर्सन को ये है वायरस, तो ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं होता, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफॉर्म नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक को ये वायरस है तो वो दूसरे को भी हो जाएगा। ऑब्वियसली ये नाक के थ्रू एंटर करता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो ये ऐसे ट्रांसफर नहीं करता, राइट। सो ये बात तो है, नॉर्मल सी बात आपको पता होनी चाहिए। अब सिम्टम्स इसके होते हैं, कभी दिखते कभी नहीं दिखते, और जो ब्रेन अमीबा वायरस होता है बहुत फैटल होता है। देखो मैंने बोला था 97% केसेस में तो ऐसा होता है कि डेथ हो सकती है, बट फिर भी कुछ सीडीएस की तरफ से, सीडीसी क्या होता है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, यूएस बेस्ड एजेंसी है ये, सीडीसी की तरफ से कुछ ऐसे क्या कहते हैं उसको, एंटीडोट्स हैं, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट है, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि यूज कर सकते हैं। ठीक हो ना हो पता नहीं, बट हाँ यूज कर सकते हैं, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन हो गया, उसके बाद फ्लोरोजोन हो गया, रेफाफिन हो गया, ऐसे ऐसे करके हो सकते हैं। और रिसेंटली जो सबसे नया ड्रग्स है वो है मिल्टीफोसिन, जो बिल्कुल नया ड्रग्स है। अब डू टेक प्रिकॉशंस व्हाइल गोइंग इन फ्रेश वाटर प्लस स्विमिंग पूल, स्टार मार्क है। और ये बात मैं आपको भी बताना चाहता हूं, इसमें डरने की बात नहीं है, पर इस वायरस से क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा वायरस होता है, ब्रेन ईटिंग वायरस कौन सा होता है, फ्लोरिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, इनको याद रखना। कहां पे पहली बार देखा गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। कब देखा गया था? 1965 में। जैसे मुझे याद हो आपको भी याद हो जाएगा, आपको सिर्फ क्या करना है, पीपीटी को एक से ज्यादा बार पढ़ना है, ठीक है।
अब प्रिकॉशंस याद रखना, आप किसी भी स्विमिंग पूल में जा रहे हो सो आपको पता होना चाहिए कि इस स्विमिंग पूल की रिव्यूज कितनी है, कितनी ज्यादा रिव्यूज अच्छी है, कितनी ज्यादा रिव्यूज नहीं है। और अगर दोस्तों के साथ नहाने का मन है तो किसी ऐसे फ्रेश वाटर में जाना मत जो पानी एक जगह पे ही इकट्ठा हुआ है, क्योंकि हो सकता है कि वहां से वो एंटर कर जाए। ठीक है, सो अपनी प्रिकॉशंस अपने आप लेना। ठीक है, क्योंकि अपनी हेल्थ है तो खुद को गारंटी लेनी पड़ती है। ठीक है, प्रिकॉशंस यही है कि पानी से फैलता ही है, क्योंकि पानी के अंदर वो अमीबा प्रेजेंट होता है, राइट, और आपके नोज से एंटर कर सकता है। ठीक है, सो डू टेक प्रिकॉशंस कहीं पे भी, अगर क्योंकि गर्मी आए ऑब्वियसली मन करता है स्विमिंग करने का। बहुत अच्छे अच्छे स्विमिंग पूल्स हैं जो जिनकी जो मैनेजमेंट है वो अच्छी है और स्विमिंग पूल को क्या करते हैं, अच्छे से वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे और देख लेते हैं सीडीसी क्या है, क्योंकि ये क्या है, ये है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। अब ये यूएस बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सीडीसी। इसका हेडक्वार्टर कहां पे, अटलांटा जॉर्जिया में। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये इस जो ये डिजीज है ना इसके साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि जो ड्रग्स है ना ये इन्होंने रिकमेंड किए थे ड्रग्स। ठीक है, सो ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, एक नेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी है ये यूनाइटेड स्टेट्स की। हेडक्वार्टर याद रखना, क्योंकि हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, पेन कहां गया, यप, सो हेडक्वार्टर याद रखना। ठीक है, सो हेडक्वार्टर कहां पे है, जॉर्जिया एटलांटा में हेडक्वार्टर है इसका। और आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है स्ट्रेटोवोल्केनो। काफी डर रहे थे ना, ये स्ट्रेटोवोल्केनो क्या है, कौन सा टॉपिक है, तो पहले तो मैं आपकी चिंता दूर कर देता हूं। स्ट्रेटोवोल्केनो इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपोजिट वोल्केनो। अब जिन जिन बच्चों ने ज्योग्राफी पढ़ी है वो तो समझ गए होंगे, अरे यार सर ये तो कंपोजिट वोल्केनो था, ये तो हमें पता है, ये तो हमने पढ़ा है किताब में था। तो हाँ जी, स्ट्रेटोवोल्केनो किसको बोला जाता है, कंपोजिट वोल्केनो को बोला जाता है। एग्जाम वाले यही तो करते हैं ना, एक चीज का नाम हमें पता होता है, उसका दूसरा नाम नहीं पता होता, वहीं पे वो गेम खेल जाते हैं। ठीक है, सो उनको हम गेम खेलने नहीं देंगे। ठीक है, उससे पहले हम अपनी गेम खेल जाएंगे। सो स्ट्रेटोवोल्केनो अभी इरप्ट हुआ है, कहां पे हुआ, माउंट इबू में। अब यहां से क्वेश्चन जो बनेगा ना वो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। पहले तो हमें पता चल गया कि भैया स्ट्रेटोवोल्केनो कंपोजिट वोल्केनो होता है। सो कंपोजिट वोल्केनो की डेफिनेशन तो हमें पता है, जिन जिनको नहीं पता मैं बता दूंगा अगली स्लाइड में, टेंशन मत लो। ठीक है, अब जो ये माउंट ईबी है ना, ये माउंट ईबी में क्या हुआ है, अभी रिसेंटली एक वोल्केनो इरप्ट आउट हुआ है, कंपोजिट वाला। अब वोल्केनो को जो नाम है ना वो उसकी इरप्शन के बेसिस पे दिया जाता है कि वो कैसे इरप्ट हो रहा है। वो जब इरप्ट होके बाहर निकल रहा है तो वो एक फाउंटेन की तरह बाहर निकल रहा है, या फिर उसका जो वो इतना ज्यादा थिक है कि वो ज्यादा हाइट नहीं ले पाए, वो ऐसे लेयर वाइज बाहर निकल रहा है। ठीक है, सो वो जैसे इरप्ट होके बाहर निकलता है ना उस हिसाब से उसका नाम रखा जाता है। और ये जो जहां पे वोल्केनो हुआ है ना इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है। सो माउंट ईबी कहां पे है, ये कहां पे है, ये है इंडोनेशिया के अंदर। कहां पे है, इंडोनेशिया में, इसको याद रखना। सो ये कहां पे, इंडोनेशिया के अंदर है, हेलमेरिया आइलैंड पे है। कहां पे, हेलमेरिया आइलैंड के ऊपर है, इंडोनेशिया में। और स्ट्रेटोवोल्केनो को क्या बोला जाता है, कंपोजिट वोल्केनो। ये एक एक्टिव वोल्केनो वाला ये है, देखो ऐसे हुआ था। और ये ना बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था अभी न्यूज में, क्योंकि क्या हुआ था ना, जब ये वोल्केनो इरिप्ट हुआ था बहुत ज्यादा लाइटनिंग हुई थी। और वो लाइटनिंग इस टाइप से हुई थी कि जब जैसे ये इरिप्ट हुआ तो इरिप्ट होकर गैसेस भी निकलती और लाइटिंग भी हुई थी। सो कुछ इस तरीके से पिंक टाइप की लाइटिंग दिखी गई थी, ये पिंक देख रहे हो ना, सो ये पिंक टाइप की कुछ लाइटिंग देखी गई थी। सो ये काफी अलग ही नजारा था जो कि कैप्चर कर लिया गया। ठीक है, अब अगर कंपोजिट वोल्केनो के बारे में देखा जाए सो ये एक कोनिकल शेप वोल्केनो है। कोनिकल का मतलब क्या होता है, ये ऐसे कोनिकल वाला, ये कोनिकल शेप का वोल्केनो है। जेंटल स्लोप है बट राइज क्विकली नियर द समिट। मतलब जैसे कि अगर लेट अस कंसीडर कि ये माउंटेन है आपका, ठीक है, ये माउंटेन है, अगर वो जब ये वोल्केनो इरिप्ट होता है ना तो ये फाउंटेन मतलब ये बहुत हाइट तक जाता है, बहुत ही ज्यादा क्या करता है, ये क्विकली राइज करता है, मतलब ये इतनी हाइट तक राइज कर जाता है। उसके बाद जब ये नीचे गिरता है तो ये इसकी जो स्लोप होती है वो बहुत ही ज्यादा जेंटल होती है, बहुत ही आराम आराम से स्लोप होती है नियर। और ये समिट के नियर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्विकली राइज कर जाता है। दे आर टिपिकली फाउंड अबव द सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन क्या होते हैं बच्चा, प्लेट टेक्टोनिक एक टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक अपने आप में, ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ोगे। जब प्लेट टेक्टोनिक्स होती है ना, अलग अलग टाइप की प्लेट होती है, मेजर प्लेट भी होती है, माइनर प्लेट भी होती है। और ये प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्या होता है, एक ओशियन प्लेट आपकी होती है, मान लो कि लेट अस कंसीडर ये आपकी ओशियन प्लेट है और ये आपकी है कॉन्टिनेंटल प्लेट। तो क्या होता है कि कॉन्टिनेंटल प्लेट की डेंसिटी ज्यादा है और इसकी डेंसिटी कम है, तो ये जो है ना ये इसके नीचे क्या करती है, सबडक्ट हो जाती है। और जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जाती है ना, उस टाइम पे क्या होता है कि यहां इसके आसपास मैग्मा जो बनता है, इसके आसपास मैग्मा बनता है, वो बाहर आके जब इरप्ट होता है वो उसी को लावा बोलते हैं। बेसिकली जो ये बाहर लावा दिख रहे हो ना आप, अगर ये लावा लैंड के अंदर है तो इसका दूसरा नाम होता है, उसको मैग्मा बोला जाता है। जब ये बाहर आ जाता है इसको क्या बोला जाता है, लावा बोला जाता है। ठीक है, और
इसी रीजन के आसपास क्या होता है, इसी रीजन के आसपास क्या होता है, ये इरिप्ट होता है। क्या इरिप्ट होता है, ये वोल्केनो इरिप्ट होता है। ठीक है, सो बेसिकली यही इसकी स्टोरी थी स्ट्रेटो वोल्केनो की। ठीक है, और ये कहां पे ज्यादा देखा गया है, ये रिंग ऑफ फायर के पास देखा जाता है। अब यहां पे स्ट्रेटो वोल्केनो में आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है। सो बेसिकली रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है, पहले डेफिनेशन देख लो, फोटो दिखाऊंगा समझ आ जाएगा। सो रिंग ऑफ फायर क्या है, इज अ स्ट्रिंग ऑफ 100 ऑफ वोल्केनोस। पैसिफिक ओशन आपको पता है, मान लो कि ये पैसिफिक ओशन है, इस पैसिफिक ओशन में यहां पे भी वोल्केनो है, यहां पे भी वोल्केनो इरप्ट हो रही है, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी। जब इन सबको आपस में जोड़ा जाए तो ये इस तरीके की शेप बनती है, और इस तरीके की शेप को बोला जाता है कि भाई ये तो एक रिंग बन गई है, एक अंगूठी बन गई है, एक सर्कुलर शेप की रिंग बन गई है। ठीक है, अब इस रिंग को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर, और जहां जहां पे ये रिंग ऑफ फायर है वहां पे बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट होते हैं। और रिंग ऑफ फायर को जानने के लिए एक बार ये फोटो देख लीजिए, वेट अ सेकंड, एक बार ये फोटो देख लीजिए, मैं आपके लिए एक फोटो लेके आया था, एक बार ये फोटो देख लीजिए रिंग ऑफ फायर को लेके, कि ये है रिंग ऑफ फायर। आप देखोगे कि ये पूरा पैसिफिक ओशियन है, यहां पे ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहां पे इंडोनेशिया है, इस तरफ क्या हो गया, इस तरफ क्या है, इंडोनेशिया है। अब ये यहां से वोल्केनो इरिप्ट होने स्टार्ट होते हैं, ये ऐसे 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 सेवरल वो लैंडफॉल सेवरल वोल्केनोस इरप्ट होते हैं। और जब इस वोल्केनोस पे सारे वोल्केनो पे एक लाइन बनाई जाए तो ये लाइन इस तरीके की बनती है, और इस लाइन को बोला जाता है रिंग ऑफ फायर। सो रिंग ऑफ फायर कहां पे है, पैसिफिक ओशन के अंदर है। और ये जो इंडोनेशिया का जो वोल्केनो है माउंट इबू, ये जो अभी इरप्ट हुआ ये भी यहां पे फॉल करता है, इसी रिंग ऑफ फायर के अंदर क्या करता है, ये भी बिलोंग करता है। तो इसकी आप फोटो ले लीजिए और इसकी लोकेशन आप याद रखना। ठीक है, इसकी लोकेशन क्या करना, आप याद रखना। ठीक है, सो यही है अपना रिंग ऑफ फायर, और यहीं पे ये हुआ था। इसी के साथ आज का सेशन करते हैं एंड। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो, और इसकी पीपीटी आपको मिल जाएगी। पुरानी वीडियोस में मैंने एक नंबर भी दिया हुआ है, आप उस नंबर पे कॉल करके, कॉल नहीं करना आपको, व्हाट्सएप मैसेज करना है, व्हाट्सएप मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है नीचे, वो लिंक पे भी देख सकते हो। ठीक है, और साथ के साथ शॉर्ट्स देखते रहना, क्योंकि जो शॉर्ट्स होते हैं वो 30 से 40 सेकंड में आपको मिल जाएगा एक अच्छा सा कंटेंट, और आपके एग्जाम में क्या पता वही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सो इसीलिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए। ठीक है, और मैं थोड़े से टाइम में क्या करूंगा ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना सीडीएस के, सीएपीएफ के, वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना वो शॉर्ट्स में करवाना शुरू करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा ना कि 30 से 40 सेकंड में आपको शॉर्ट्स में क्या पता लग जाएगा कि हाँ यार पिछले साल अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था तो हम सेम लाइन पे चल रहे हैं और अच्छी लाइन पे चल रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड हैव अ गुड डे। मंडे है, जोश हाई रखो, सारा वीक आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट जिन जिनके 29 को एग्जाम है सीयूईटी के। ठीक है, और जिनके दूसरे भी एग्जाम्स है। ठीक है, मुझे सीयूईटी का पता है तो मैं इसलिए उसके लिए ऑल द बेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट आपकी पढ़ाई के लिए, आपके एग्जाम्स के लिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, कल मिलते हैं।